Good morning. Today I am going to deliver a lecture on the major seaports of India. भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह, है ना. माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, फिजी डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो भारत का सी पोर्ट्स है, इसको हम लोग लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहते हैं. लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. भारत की टोटल कोस्टल एरिया की जो लंबाई है यहाँ से पूरा आइलैंड्स 7,517 किलोमीटर है टोटल लेंथ. इसलिए भारत का इतना बड़ा जो कोस्टल एरिया है, आपको यहाँ से लेके पूरा बंगाल की खाड़ी से लेकर करके पूरा आपका गुजरात का अंदला तक के एरिया को बहुत ही ह्यूज कोस्टल लाइन एरिया है. इसलिए भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जो आपको ट्रेड के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से. आमतौर पर अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 13 मेजर ये आपका पोर्ट्स है और 200 के लगभग माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स है. इंटरमीडिएट पोर्ट्स है. ये जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ये भारत सरकार के द्वारा प्रबंधन होता है, उसका मैनेजमेंट होता है, मेंटेन होता है. मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और इस पर बहुत से फ्लाइट और ये जो आपका इकोनॉमी जो है डिपेंड करता है. और ये जो इस पर जितना नेवी के बारे में भी बात करते हैं, बहुत सा इस पर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं. और ये जो 200 माइनर और जिसको इंटरमीडिएट पोर्ट्स कहते हैं, ये भारत के साथ प्रमुख बंदरगाहों के साथ कई छोटे छोटे बंदरगाहों के रूप में विकसित रहते हैं, जो मेन बंदरगाहों से लाकर जो रिवर्स के पोर्ट पर हो गया, इनलैंड रिवर्स के पोर्ट हो गया, छोटे छोटे समुद्र के छिछले भागों पर हो गया, इस तरह का होता है. इसका मेंटेन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट या कुछ लोकल एजेंसीज को जैसे ठेका दे दिया गया, या उस तरीके से नगर निगम या किसी के द्वारा मिली स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये मेजर इसको मेंटेन किया जाता है. हाँ, भारत के जो बंदरगाह है, इससे टोटल 95% ट्रेड्स होता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स जिसको कहें. इसीलिए कहा जाता है कि पोर्ट्स आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, है ना. दूसरा चीज कहते हैं, जो ये 68% जो 68 से 70% है, माल की ढुलाई होती है इसके लिए, है ना. टोटल पोर्ट्स 70% के आसपास जितने भी है, इस पोर्ट से यहाँ इंटरनल भी मैनेज के द्वारा. इसलिए बहुत से इंटरनल वाटरवेज, जैसे सबसे पहला इलाहाबाद से हल्दिया, है ना, आंतरिक जलमार्ग बनाया गया, उस प्रकार से ऐसे बहुत सी चीजें बनाया जाता है. तीसरा इस चीज में है कि इसमें से 60 ऐसे जो है मेजर, वो ट्रैफिक पोर्ट्स के नाम से ट्रैफिक, इंटरनल ट्रैफिक के थ्रू जुड़े रहते हैं. भारत की बंदरगाहों की विशेषताएं ये है कि एक तो छिछले भाग, लंबे समुद्री भाग, कुछ नेचुरल है, कुछ आर्टिफिशियल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि नेचुरल पोर्ट्स और आर्टिफिशियल पोर्ट्स क्या होता है. बहुत से जैसे बंदरगाह और जो पोर्ट्स होते हैं, इसको और क्या कहते हैं, बंदरगाह ही कहते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से ये होता है. इसलिए आज जो क्लाइमेट चेंज का जो दौर आ रहा है, बहुत से देश में ये कहा गया कि जो ही जब क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, अगर 1 सेंटीमीटर भी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है, तो 50 से 60 सेंटीमीटर की जल जो है ऊपर उठ जाएगा, समुद्री लेवल बढ़ेगा. अगर किसी भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण यदि जल का स्तर में वृद्धि होती है समुद्री जल के आसपास में, कोस्टल एरिया में, तो ये जो लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, ये लगभग बहुत से देश, जितने भी देश जिसका सारे समुद्री पोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो सबमर्ज कर जाएगा. इसलिए क्लाइमेट चेंज में भी आज बहुत बड़ा इशूज बना हुआ है कि हमें राइजिंग ऑफ सी लेवल कैन destroy the coastal economy that will collapse the economic system of the any country. तो इसलिए ये बात पर आजकल चर्चा हो रही है. तो इस प्रकार से अगर हम 7,500 जो भी
17 किलोमीटर जो लंबा कोस्ट लाइन है, कोस्टल एरिया और आइलैंड्स को मिलाकर, उसके बारे में अब हम चर्चा विस्तृत रूप से एक एक पोर्ट्स के बारे में करते हैं। जिस तरीके से 13 मेजर पोर्ट्स की बात किए हैं, उसी पोर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और बाकी उसकी विशेषताएं क्या क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। अब आते हैं कांदला पोर्ट। कांदला भारत का सबसे पहला, स्वतंत्र भारत के बाद ये पोर्ट का निर्माण किया गया। ऐसे पहले क्या जाना जाता था कि भारत ट्रेड और सिल्क रूट के माध्यम से एशिया में फेमस था, लेकिन पहले स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान एक इंडिया का पार्ट था, इसलिए ये पार्ट जो कांदला है मेनली कराची, यहाँ से जो एक पोर्ट आता था, कराची से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता था। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया और कराची पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो कांदला एक पोर्ट के माध्यम से ये पूरा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसको डेवलप किया गया, जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात का बहुत बड़ा, गुजरात के क्षेत्र में है। कांदला एक तरह का जो कहा जाए ये इंटरनल वाटर लैंडवे से बहुत जुड़ा हुआ है और ये मेनली गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस डायग्राम के थ्रू मैंने जो पिक्चर्स दिया है, ये पिक्चर्स बहुत रेयर मिलेगा। कई जगह पर बंदरगाह आपको पॉइंट आउट मिल जाएगा, पर ये नहीं बताएगा कि किस बंदरगाह का कितना कैपेसिटी है, कॉन्टेंसिटी है। इसलिए टोटल हम एक्सप्लेन करने के दरमियान में हमने मैप के थ्रू ये बताने का भी प्रयास किया है कि कौन से पोर्ट्स पर कितना ज़्यादा, कितने स्टेट्स का समान का प्रभाव है इंटरनल वाटर मैनेज से और ड्रेनेज सिस्टम से। तो इसलिए कांदला एक ऐसा गुजरात का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरे इंटरनेशनल ट्रेड पर, जो पूरा यहाँ से लेके आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आसपास के बहुत से संसाधनों को इस पोर्ट का उपयोग होता है। इस पोर्ट के द्वारा जितने फूड्स हो गए, पाइपलाइंस हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, आप जानते हैं कि गुजरात एक बहुत ही ट्रेड फैसिलिटेटिंग, अभी आप लोग सुन रहे होंगे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है ना। गुजरात बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का केंद्र माना जाता है, वहाँ साल में 3 बार आम होते हैं। मैंने गया है वहाँ पर, और इसको क्या कहते हैं, ये टाइडल पोर्ट्स है, टाइडल पोर्ट्स है। टाइडल पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों ने कभी, मैं गया हूँ गुजरात में, तो सोमनाथ के आसपास जब हम मंदिर में, समुद्र के आसपास, टाइडल पोर्ट्स का मतलब होता है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छा रहता है, ज्वार और भाटा आता है, तो उस माध्यम से ये जो ज्वार आएगा, जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य और जो चंद्रमा का है एक साथ लगता है और पृथ्वी के ऊपर, इसलिए पृथ्वी के ओशियंस का बहुत ज़्यादा जल जो है बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मैं गुजरात में था जब सोमनाथ के मंदिर के पास में उस होटल में रुका हुआ था, तो सोमनाथ की मंदिर जो है पूरा आपका ओशियंस एरिया का है। रात का उस दिन बहुत, जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है ना, तो पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि सन एकदम सूर्य, पृथ्वी के नजदीक माना जाता है और उस पर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स और वो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स को लेता है। मैं देखते ही देखते कम से कम 4-5वें तल्ले के बिल्डिंग पर था और उससे पूरा फोर्स उसका जो है सटा हुआ था। जब मैं देख रहा हूं तो लगता है कि 3 तल्ले तक पूरा समुद्र का पानी भर गया, जबकि वो बहुत दूर में पानी था। उससे बगल से एक नदी जाती थी, जिसको यहाँ जैसे यमुना कहते हैं ना, छोटा सा जमुना नदी, इस टाइप का नदी है जो सोमनाथ के मंदिर के साइड से जाता है, और बहुत दूर में समुद्र था। और वो देखते देखते पूरे बिल्डिंग का हम लोग को लगा कि जैसे लगता है डूब रहा है। तो बोला नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, ये आज पूर्णिमा है इसलिए आज ज्वार भाटा है और समुद्र की लहरें पूरा ये हो रहा था। रात भर हुआ अपना 12-1 बजे तक। सुबह में तो हम लोग समुद्र में गए, उधर का समुद्र बहुत क्लीन है, गए नहाए, पीछे कुछ ऐसा नहीं लगा, पानी दूर में। तो जब ज्वार भाटा आता है पूरे गुजरात के एरिया और टाइडल्स एरिया में है, तो समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है। ये जनरली आते रहता है 10-15 दिन, पहले तो छोटे शिफ्टिंग, और उसके माध्यम से नाव जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है, इसलिए इसको टाइडल्स पोर्ट्स कहा जाता है ना, समझ गए। गुजरात के बाद आते हैं मुंबई। मुंबई एक बहुत बड़ा पोर्ट है जो बहुत पहले ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। सूरत के पास में बहुत से जो कपड़ा था, रॉ मटेरियल था, कॉटन था, कच्चे पदार्थ था, इन चीज़ों को देखने के लिए, सूरत के आसपास को इन चीज़ों को ढुलाई के लिए मुंबई का निर्माण हुआ था 1640 या 42 ईस्वी के आसपास में।
और धीरे धीरे इस पोर्ट के द्वारा बहुत से जो यहाँ से आपका रॉ मटेरियल्स के साथ साथ मिनरल्स वगैरह था उसको ले जाया जाता था। तो मुंबई का निर्माण इस वे में हुआ और ये मेनली ये एक ट्रेडिंग और इसी कारण जो है मुंबई जो है महाराष्ट्र का सबसे डेवलप और बड़ा एक सिटी हब के रूप में डेवलप हुआ। इस चीज को कम करने के लिए 1989 में लगभग जवाहरलाल नेहरू इसको इस पूरे जो आपका पोर्ट्स की जो भीड़ है ना, प्रति डे एनुअल 16,000 एनुअल जो है 500 जो है सीप बड़े बड़े को पूरा इंडियन जो पोर्ट है वो कवरेज करता है ना माल ड्राइव में। इसको कम करने के लिए इसको न्यावा सेवा भी कहते हैं। एक और पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, इसको न्यावा सेवा भी कहते हैं, एक दूसरा नाम के रूप में ये चर्चित हो। ठीक है, तो इसके द्वारा ये सैटेलाइट है, इससे 14 किलोमीटर की दूरी पर ये बनाया गया और ये वर्ल्ड का बहुत ही आर्टिफिशियली इक्विप्ड डेवलप है। ये आपका 4 लेन से भी जुड़ा हुआ है और जुड़ा होने के कारण डायरेक्ट जो है माल वगैरह तो यहाँ से आप इसके और इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम से छोटे छोटे नदी, जैसे मुंबई में बहुत सा चीज़ें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसी प्रकार से इंटरनेशनल पोर्ट और एक छोटा एयरपोर्ट से, तो बहुत ज़्यादा जो है इसको यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसके एक्सिलरी में, इसके सहायक के रूप में जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट को निर्माण किया गया। तीसरा है मरमा गोवा, देखने से ही पता चल रहा है ना, मरमा गोवा इतना ही एरिया को कवर करता है। ये गोवा के आसपास के बहुत से सीप यार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ रहता है, कुछ चीज़ें यहाँ से जो बच जाता है वो मरमा गोवा के थ्रू से ये किया जाता है, पोर्ट किया जाता है। मरमा गोवा भी एक पोर्ट के रूप में। मैंगलोर है जो कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत से मिनरल्स, डोडोवेटा, कद्रेमुख, ये सब जो मिनरल्स की खान है वो बहुत रिच है। उसके साथ साथ कर्नाटक में बहुत से संसाधन जो है वो आपको जनरली कहीं भी फूड ग्रेन्स की बात होगी ये होगी, लेकिन कुछ जो ऐसे मिनरल्स हैं जैसे डोडोवेटा, कद्रेमुख, ये सब ऐसा मिनरल्स स्टोर हाउस ऑफ द साउथ इंडिया कहा जाता है। फिर मैनचेस्टर कहा जाता है ना, साउथ इंडिया के मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। तो कोयम्बटूर ये सब जितना भी है प्रोडक्ट को तैयार करना, लाना, ये मैंगलुरु आपका पोर्ट से कंट्रोल होता है। उसके बाद कोची है केरला का। कोची भी एक तरह का नेचुरल ये हार्बर्स है ना, हार्बर्स है और पोर्ट्स में अंतर होता है। ठीक है, तो कोची इसको नेचुरल ये पोर्ट कहा जाता है, नेचुरल बंदरगाह के रूप में। और सबसे जो आपको अभी पूछ दे क्वेश्चंस में कि ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में सबसे ईस्टवर्ड कौन सा पोर्ट है, तो आप मैप से ही समझ जाएंगे कोची। और सबसे वेस्टवर्ड कौन सा है, तो कांदला। एक क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा है जो मुंबई को एयरपोर्ट को, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, न्यावा सेवा। ये किस तरह का आर्टिफिशियल डेवलप किया गया है। सबसे पुराना एयरपोर्ट ये देखा जाए ब्रिटिश पीरियड से तो मुंबई है। इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद सबसे पहला कौन बना, कांदला बना। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको आ जाएगा। तुतीकोरिन जो है सबसे सदर्न पोर्ट के रूप में जाना जाता है। पूछ दिया जाता है कि भारत का सबसे सदर्न पोर्ट कौन सा जाना जाता है, तुतीकोरिन। ठीक है, हाँ, सदर्न पोर्ट कौन सा जाना जाता है, तुतीकोरिन। इस प्रकार से ये होता है। अब आते हैं चेन्नई। चेन्नई ब्रेवर लेवल पर एक इसका जो है कवरेज करता है। और चेन्नई एक तरह का आर्टिफिशियल, जैसे तुतीकोरिन क्या है ना, चेन्नई वगैरह, चेन्नई के पास में बहुत ज़्यादा ईस्टवर्ड जो है डायरेक्शन वेस्टर्न ट्रेड हो रहा है। तो कुछ ऐसे नेचुरल पोर्ट्स बनाए गए हैं, ऐसे जगह है इनके पास कि बहुत सा जहाज आया, यहाँ से भी गया, यहाँ पर स्टे करता है, यहाँ पर वो रेस्ट करता है या अपना लगा भी सकता है। तो इसलिए तुतीकोरिन बहुत इंडिया की रेवेन्यू भी जनरेट करता है आसपास के जो इसके लोकेशन के कारण। तो ये तमिलनाडु का है, चेन्नई आपका हो गया। ठीक है, तमिलनाडु। और इसको कंट्रोल करने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी पर, 14 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एन्नूर नामक ये बनाया गया है। ठीक है, एन्नूर नामक जो पोर्ट है इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ना, इसको कंट्रोल करता है। अब आते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक ऐसा पोर्ट है
जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरनल लैंड लॉक के द्वारा ये बना हुआ इस तरीके का डेवलप है। जैसे ये ऐसे से रूट आया और विशाखापत्तनम जो है मान लीजिए ये जो साइड है, जो छिछला भाग है, तो छिछला यहाँ से जैसे ऐसे समुद्र है, ऐसे ऐसे इंटरनल इस पर ये विशाखापत्तनम पोर्ट है जो यहाँ पर आपको डेवलप है छिछले भाग की तरफ। इसका विशेषता क्या है कि अगर इस समय यहाँ पर कोई भी साइक्लोन्स भी आ जाए, टाइड कोई भी प्रभाव आ जाए, तो इस पोर्ट पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर ये इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ये जुड़ा हुआ। विशाखापट्टनम आसपास के बहुत से मिनरल्स भी हो गया, जो प्रभाव अगर इधर का नहीं हो पाता है, फूड ग्रेन्स है, बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सीप है, ये फिशिंग है वगैरह है, इस सब के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। उसके बाद आते हैं पारादीप, जो उड़ीसा और इसको लेकर के बनाया गया है। ये भी एक तरह से नेचुरल ही है और उड़ीसा आसपास के बहुत से जो आपका मिनरल्स है, यहाँ पर जितना छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये सब का पार्ट है, बोलांगीर वगैरह, उसको लेकर करके पारादीप जो है ये एक पोर्ट के रूप में काम करता है। ये मेनली जो छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिया को, झारखंड और उड़ीसा को मिलाकर। उसके बाद सबसे पुराना जो ब्रिटिश पीरियड्स के टाइम में भी ये मतलब था, ये कोलकाता है। कोलकाता का बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कोलकाता जो बनाया गया है, यहाँ से कौन सा नदी बहती है? गंगा। और यहाँ से कौन सा आती है? ब्रह्मपुत्रा भी है। इन दोनों के मुहानों के जो छिछला भाग है, इसके कारण ये हिंटरलैंड एक पोर्ट्स के रूप में है, जो मेनली क्या होता है, इंटरनल नदी के द्वारा ये जुड़ा रहता है। इस नदी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है कि 3 नदियों को कैसे कनेक्ट करके ये पोर्ट को बनाया गया ज्योग्राफिकली, जो यहाँ से आने के कारण ये इनर लैंड वाटर से जुड़ा हुआ है। इनर लैंड सबसे बड़ा इनर लैंड और सबसे ज्यादा ये वेल कनेक्टेड रिवर और उसके साथ इंटरनल से जुड़ा हुआ कोलकाता का पोर्ट्स है। इसके द्वारा क्या होता है कि जब भी ये पानी यहाँ पर जैसे कंट्रोल करना है, समुद्र में पानी बढ़ा, टाइड्स आया, ज्वार भट्ट आया तो अंदर गया, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या होता है, पानी तो नाव तो रुकेगा ना। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हुगली रिवर से पानी इसमें निरंतर फ्लो किया जाता है, जिससे वो जहाज जाती है और वो आ जाता है। इसलिए हुगली जो आपका हावड़ा ब्रिज जो बना हुआ है, वो हावड़ा ब्रिज भी अपने आप में इंटरेस्टिंग था कि ब्रिटिश पीरियड में जब बहुत बड़े बड़े माल ढुलाई के लिए जब जहाज सीप अंदर प्रवेश करते थे, तो ऑटोमेटिक बिना किसी चैनल का वो ब्रिज खुल जाता था और फिर वो प्रवेश करता था। और जब माल को पूरा बड़े बड़े जो शिप या कार्गो जिसको कहते हैं, वो ढोने के बाद फिर वो निकल जाती थी। बिल्कुल 2 पाया पर वो पूरा जुड़ा हुआ है, जो अब तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के नाम पर बहुत से हिस्ट्री है, उसको आप देखिएगा। तो इस अब उतना नहीं है प्रोसेस, पहले ये प्रोसेस था, अब तो पहले ब्रिटिश पीरियड्स में, ठीक है ना? हाँ, उधर में एक जगह है, हाँ, छोटा, पूरा नहीं वो कहते, वो जो जहाँ पर एक शिप यार्ड वाला बनाया गया पोर्ट में, वहाँ, हाँ, वहाँ खुलता। तो इस प्रकार ये जो है, इसको बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए ये हुगली नदी से पानी चैनल के थ्रू छोड़ा जाता है, इसलिए इंटरनल, और यही वजह है इसको माल को, इस पोर्ट को, भार को, बहुत सा जो माल ट्रेड्स को और ये को वर्डन को कम करने के लिए यहाँ पर आपका हल्दिया नामक बनाया गया है। हल्दिया नामक जो सी पोर्ट्स है, इसका मेन उद्देश्य है कि कोलकाता को कंट्रोल करते हुए, और ये इंटरनल बहुत से यहाँ से माल आया, इसलिए हल्दिया पोर्ट पर जाता है। और हल्दिया पोर्ट जो है इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से वो इलाहाबाद, जैसे पहला बना वाटरवेज इलाहाबाद हल्दिया, उसके द्वारा पूरे अंदर तक प्रवेश करता है। इसलिए बड़ा क्षेत्र को कवर कर रहा उत्तराखंड से, बिल्कुल गंगा के नदी के कारण इसको इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम से, इंटरनल वाटरवेज ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर करके बहुत से प्रभाव होता है। अब हमने ये सब चीजों को बात किया, तो अब सवाल उठता है कि पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्यों है। पहला कि वाटरवेज इज द चीपेस्ट वेज, है ना, इजिली एक्सेसिबल है, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन का कोई दिक्कत नहीं है ना, और बहुत सस्ता होने के कारण इस पर माल का जो ढुलाई है, लागत है, बहुत कम पड़ता है। कोई भी चीज आप वेवर्स का थ्योरी पढ़ेंगे, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में, उसमें रॉ मटेरियल एंड
है ना, कच्चे माल और प्रोडक्ट की बात है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केट भी बहुत डिपेंड करता है। आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड ट्रेड। तो वेबर का थ्योरी भी इसी चीज को करता है कि लोकेशन तो है ही, लोकेशन के साथ साथ आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो वेरीज करता है प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में अपने कॉम्पिटिशन्स को बनाने के लिए। तो ये जितना भी वाटर वेज के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है, करने के साथ ही साथ वो बहुत चीपेस्ट है जो है रेट आता है प्रोडक्ट के ऊपर, और चीपेस्ट जब रेट आता है तो बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो इस प्रकार से भारत के संदर्भ में जो है मिलने है वाटर वेज होने के कारण, दूसरा इंटरनल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के कारण, तीसरा इको फ्रेंडली है, चीपेस्ट है, गवर्नमेंट के लिए इजीली एक्सेसिबल है। इन सभी उद्देश्यों को रख करके ध्यान में हम लोग आज हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो आप लोग को अगर किसी तरह का क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी इंटरेक्शंस हो, तो यू कैन आस्क। नाउ आई एम गोइंग टू start our interactive session. Thank you.